अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर ट्यूटर। फ्रेंड्स, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था अकाउंटिंग की एडवांटेजेस एंड और डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगा। और ऐसे ही आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में अकाउंटिंग की यूज़र्स के बारे में बताऊँगा कि अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन की जो ज़रूरत होती है वो किन किन यूज़र्स को होती है, कौन कौन पार्टीज ऐसी होती हैं जो इंटरेस्टेड होती हैं किसी भी कंपनी के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए। तो आइए देखते हैं यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई कंपनी बनाते हैं, जाहिर है हम उसके लिए क्यों बनाते हैं, किसी भी कंपनी को हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि हमें कंपनी में ग्रोथ करनी है, हमें उसमें प्रॉफिट अर्न करना है। ज़ाहिर है कोई भी इंसान किसी कंपनी को लॉस क्रिएट करने के लिए तो बनाएगा नहीं, वो तो ज़िंदगी के हालात हैं, मार्केट के हालात हैं, कुछ लक होते हैं इंसान के। तो ऐसी सिचुएशन में कभी कभी लॉस भी हो जाते हैं, कभी सेल कम होती है, कभी ज़्यादा होती है। तो इन सब चीज़ों को जैसे एक फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक जो भी हमारे अकाउंटिंग में उतार चढ़ाव आते हैं, हमारी सेल कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी परचेज़ कम होती है, कभी कुछ खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कभी हम प्रॉफिट ज़्यादा अर्न कर लेते हैं, कभी लॉस हम बियर करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का हमें कैसे पता चलता है? ज़ाहिर है अकाउंटिंग की वजह से पता चलता है। और अकाउंटिंग के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, वो आप मेरी पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। आज मैं उसको डिटेल में नहीं बताऊँगा। अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स बुक्स को जानने की इंफॉर्मेशन में जो लोग पार्टीज़ इंटरेस्टेड होती हैं, आज उसको डिटेल में समझाऊंगा। इसमें भी दो तरीके की इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं फ्रेंड्स, जो कंपनी के इंटरनल यूज़र्स इंटरेस्टेड हैं और कुछ एक्सटर्नल यूज़र्स इंटरेस्टेड हैं। इंटरनल यूज़र्स में जो लोग हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1 पॉइंट है उसमें ओनर्स। जाहिर है कोई कंपनी बनी ABC लिमिटेड, कोई कंपनी बनी ABC लिमिटेड और इस कंपनी के जो मालिक हैं वो हैं मिस्टर X, मिस्टर Y, मिस्टर Z। कौन है? ओनर्स ऑफ ABC लिमिटेड। इन्होंने ABC लिमिटेड को स्टार्ट किया किस पर्पज़ के लिए? बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू किया, कपड़े का बिज़नेस शुरू किया, रॉ मटेरियल लाए, ये लाए, वो लाए, स्टाफिंग करी, स्टाफ की ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया, फिर डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग वगैरह के काम शुरू हो गए। ठीक है, अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया बिज़नेस अपना, इनकी परचेजिंग स्टार्ट हो गई, सेल्स स्टार्ट हो गई, एम्प्लॉयज़ आ गए। ठीक है, पूरे तौर पे काम स्टार्ट हो गया। अब जाहिर है जब ट्रांजैक्शन होने लगी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस स्टार्ट हो गया, परचेजिंग स्टार्ट हो गई, पेमेंट स्टार्ट हो गई, तो हमें ज़रूरत पड़ी अकाउंट्स को बनाने की। अब अकाउंट स्टार्ट हो गए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया, अकाउंटिंग टीम बनाएंगे, फिर उसमें अकाउंटिंग का काम स्टार्ट करेंगे, बुक्स मेंटेन होनी शुरू हो गई। अब मेरे सामने पोजीशन आने लग गई से एट द ईयर एंड में क्या होता है कि ओनर्स को सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस चीज़ का जानने में है कि जी मेरी जो कंपनी है, जो ABC लिमिटेड मैंने स्टार्ट की है, उसमें आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं या हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ नहीं हो रही, हमारा उल्टा जो है नुकसान होने लग गया है, हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब इस चीज़ का एक्साइटमेंट कि एट द ईयर एंड हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमारे खर्चे, सैलरी का खर्चा कितना बढ़ गया, या परचेज़ हमारी, या GP रेशो हमारा कितना आ रहा है, स्टॉक की पोजीशन क्या है, एसेट्स हमारी कितनी बढ़ गई हैं, कितनी घट गई हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को जो जानने का एक एक्साइटमेंट है दिमाग में, किसके है सबसे ज़्यादा? ओनर के। जिसने कंपनी को शुरू किया है भाई उसको तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा बेचैनी होगी अपने बिज़नेस की सिचुएशन को जानने की, क्योंकि उसने तो पैसा लगाया हुआ है ना, उसने तो कैपिटल दिया हुआ है।
तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड कौन होगा? ओनर। ठीक है बच्चों, इंटरनल यूज़र का पहला पॉइंट ओनर से आपका ये क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ मैं। सेकंड पॉइंट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो गाड़ी है वो, जैसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कितनी बार जिक्र किया है कि मैनेजमेंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे, फाइनेंस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। तो अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे वही हैं, पुरानी बातें, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जब ये कंपनी के कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, उसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो भी हमें उसमें से समझ में आ रहा है, ये जो हमें प्राप्त हो रहा है, हमारा जो निकल के आ रहा है, प्रॉफिट है, लॉस है। फिर उसके बाद बैलेंस शीट की पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल वगैरह सब प्रॉपर ढंग से हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैलेंस शीट में दो साइड्स हैं, लायबिलिटीज़, एसेट्स। बैलेंस शीट किसी भी कंपनी की हो, दुनिया की किसी भी कंपनी की हो, उसकी दो साइड्स होती हैं। लायबिलिटी साइड जो कि लेफ़्ट साइड को कहते हैं, और एक होती है आपकी एसेट साइड जो कि राइट साइड आती है। हमेशा किसी भी कंपनी में बैलेंस शीट आपको ऐसे ही मिलेगी, हमेशा ये बैलेंस शीट की शक्ल ही यही है। इसकी जो ये टोटल है अमाउंट के, एसेट साइड के और लायबिलिटी साइड के, हमेशा बराबर आएंगे। अगर आपकी बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी साइड डिफरेंट है टोटल, तो समझ लीजिए कि आपके अकाउंट्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम चल रही है शुरू से। तो ये सबसे मेन बात है कि बैलेंस शीट हमेशा हमारी क्या होगी, इक्वल होगी दोनों साइड से। अगर इसके डिफरेंस आता है तो आपके अकाउंट्स में गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ आपने डेबिट और क्रेडिट गलत किया हुआ है, कोई एंट्री गलत पोस्ट हो गई है, या किसी का बैलेंस गलत आ रहा है, जो भी है। अच्छा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, अगर ट्रेडिंग कंसर्न कंपनी है उससे हमें जीपी मिलता है, जीपी इधर ट्रांसफ़र हो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे ही स्टार्ट होगा, इधर हम एक्सपेंसेस दिखाते हैं, इधर हम अपनी इनकम साइड दिखाते हैं, इधर से नेट प्रॉफिट मिल करके ये बैलेंस शीट में कैपिटल की तरफ चला जाता है, इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, मैंने बता दिया। डिटेल में हम इसको आगे समझेंगे सब चीज़ों को, तो अभी इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं बता रहा था आपको, सॉरी, मैं अपने पॉइंट की तरफ वापस आता हूँ, मैनेजमेंट के बारे में। तो जब मेरी ये फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये जो मैंने बताया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ये बैलेंस शीट क्या है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। जब मेरी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक ऑथेंटिक वे में प्रिपेयर्ड हो जाती हैं, तो इस पर डिपेंड करता है मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो इस पर स्टडी करता है, और मार्केट को देखता है, इसको स्टडी करता है, कॉस्ट को देखता है, इसको स्टडी करता है, हर चीज़ का जायज़ा लेता है कि मेरी सेल की टर्नओवर, सेल जो है मेरी इस साल कितनी है, पिछले साल। कंपैरेटिव स्टडीज़ भी इसी पर डिपेंड करती है, भाई अकाउंट्स मेरे हर साल के प्रिपेयर हो रहे होंगे, जब भी तो मैं पिछले साल की सेल को भी इस साल से कंपेयर कर पाऊँगा। तो क्या देख रहा है कि अब मेरी सेल है कितनी है, अच्छा मार्केट में क्या चल रहा है प्रोडक्ट का, कॉस्ट कंट्रोलिंग है, और आगे फ्यूचर की जो स्ट्रेटजीज़ हैं, प्लानिंग्स करनी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैनेजमेंट की किस पर डिपेंड कर रही हैं, इस पे। तो जब डिपेंडिंग इस पर है कम्प्लीटली, तो जाहिर है इसका इंटरेस्ट भी कितना ज़्यादा होगा अकाउंट्स में, क्योंकि इसको तो ये देखना है ना कि आगे मुझे फ्यूचर प्लानिंग करनी कैसे है कंपनी के लिए, मेरी जो पोजीशन है मार्केट में वो किस हिसाब से चल रही है, मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग मुझे किस तरह करनी है। भाई मेरी कॉस्ट कंट्रोलिंग करती है कंपनी, जब उसको दिखता है कि हाँ कॉस्ट बढ़ रही है, भाई मेरा तो उस तरीके से मार्जिन निकल ही नहीं पा रहा, सेल ऑफ प्रोडक्ट का जो रेट है वो क्या रखना है मार्केट प्राइस के हिसाब से, सब चीज़ें स्टडी करनी पड़ती हैं लोगों को। तो जब तक कि ये इन्हें अकाउंट्स प्रॉपर ढंग से नहीं मिलेंगे, तब तक के ये अपना काम भी शुरू नहीं कर पाएंगे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स का।
देखिए जब हम लोग अपने ऊपर ही रख के देखिए, अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, हम ABC लिमिटेड में जॉब कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज़ हैं, तो अब एम्प्लॉयज़ का क्या होता है कि वो मेहनत करते हैं, अच्छे आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। उनका क्या रहता है कि अब भाई अच्छा काम करेंगे, अच्छे आउटपुट निकाल के देंगे तो हमारा इंक्रीमेंट अच्छा होगा। और इंक्रीमेंट कब अच्छा होगा? इंक्रीमेंट कब अच्छा होगा बताएं कोई आप? चलिए मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ। इंक्रीमेंट कब अच्छा होगा हमारा? जाहिर है कि जब हमारी कंपनी ग्रोथ कर रही होगी, हमारी टर्नओवर ऊपर की तरफ जा रही होगी, ग्रोथिंग जो साइड होगी, जाहिर है कि जब कंपनी का मालिक खुश होंगे, जब भी आउटपुट को अच्छा बढ़ता हुआ देखेंगे, जब भी एम्प्लॉयज़ के बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो सारा डिपेंड किस पे कर रहा है? अच्छा, अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं वो देख रहे हैं कि ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही, तो उनका भी कहीं ना कहीं इससे ऐसा इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है अकाउंट से। सैलरीज के इंक्रीमेंट डिपेंड होगा इस पर। फिर बोनसेस के बारे में एक एक्साइटमेंट होता है कि अगर अच्छी ग्रोथ होगी तो हमें बोनस भी अच्छे मिलेंगे। फेस्टिवल आते हैं, दिवाली है मेन, सबको इंतज़ार रहता है एक साल तक कि जी कब दिवाली आएगी, दिवाली कब की पड़ रही है भाई, बोनस की फ़िक्र रहती है भाई, बोनस मिलता है सबको, एक साल इंतज़ार रहता है। तो ऐसे ही अब इनको PF का है एम्प्लॉयज़ का, तो PF के लिए वो रहती है, हमेशा इंटरेस्ट बना रहता है कि अकाउंटेंट के पास जाएंगे, सर देखना ज़रा मेरा PF में कितना इकट्ठा हो गया, भाई सर देखना ज़रा मेरे कितने पैसे किसी एम्प्लॉय ने एडवांस ले रखा है कंपनी से, तो अब उसकी तनख्वाह है 20,000 रुपये। भाई अब वो 20,000 रुपये की तनख्वाह का मुलाजिम है, अब उसने कहा कि जी 1,000 रुपये जो है मेरे मालिक से कि जी रिक्वेस्ट करिए पर मंथ काट लेना। अब ये 20,000 रुपये कमाने वाला बेचारा जो आदमी है, इसने 50,000 रुपये लोन ले रखा है। अब ये मालिक से आके रिक्वेस्ट करता है भाई 1,000 रुपये काट लेना मेरे। उन्होंने कहा नहीं भाई 1,000 तो नहीं काटूंगा मैं तेरे 2,000 रुपये काटूंगा तेरी तनख्वाह में से, 20,000 रुपये तेरी तनख्वाह है। तो अब इसे ना हर महीने ये रहता है कि हाँ मेरी तनख्वाह में से तो कट गया है भाई, मैं एक बार अकाउंट में जाके, डिपार्टमेंट में जाके अकाउंटेंट से पता कर लूँ कि भाई आपने ठीक से काट भी लिए या कहीं चूक तो नहीं रह गई। भाई ऐसा होता है कभी कभी एंट्रीज़ का पता नहीं चलता, सस्पेंस में एंट्री पड़ जाती है, ये अकाउंट्स वालों को पता होता है, सस्पेंस एंट्री में घुसा दिया भाई, पता नहीं चला किसको पेमेंट करी है काट के, गलती से कुछ भी एडजस्टमेंट या कुछ गलत एंट्री पड़ गई, तो वो जाता है अकाउंट डिपार्टमेंट के पास कि सर ज़रा देखना मेरा कितना बैलेंस बचा है। तो कहेगा भाई 18,000 रुपये बचा है भाई तुम्हारा। अच्छा ठीक है सर, बिल्कुल यही मैंने हिसाब लगाया था। कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ की एक तरीके से उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए उनका एम्प्लॉय इंश्योरेंस करा देती हैं, या कभी कभी मेडिकल इंश्योरेंस की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देती हैं। तो उसको भी जानने की वो रहती है कि सर ज़रा देखना मेरा इंश्योरेंस वगैरह कितना करा दिया, या जो भी ऐसा कोई एक्सपेंस या रिम्बर्समेंट ले लीजिए आप एम्प्लॉयज़ का। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस होती है एक चीज़, रिम्बर्समेंट आप आगे सुनेंगे, रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस। जब कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी के बिहाफ पे अपनी पॉकेट से कुछ खर्चा कर जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप गए बाहर मार्केट कुछ माल लेने के लिए, तो आपके मालिक ने आपको दिए थे 5,000 रुपये, या आपको ज़रूरत पड़ गई और ज़्यादा पैसे खर्च करने की, आपकी जेब से लग गए 8,000 रुपये। तो अब ये जो 3,000 रुपये आपकी जेब से गए हैं कंपनी के बिहाफ पे जो एक्सपेंस किया है आपने, तो उसको जब आप क्लेम करते हैं, वो डिटेल में आप रिकॉर्ड करके देते हैं, तो कंपनी जब आपको देती है तो वो क्या करती है, आपके एक्सपेंसेस को रिम्बर्स करती है। तो रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस, तो आपको एक एक्साइटमेंट होता है जानने के लिए, सर मेरा पिछले महीने का एक्सपेंस वाउचर देख लो सर, मेरा वो रिम्बर्समेंट रह गया। तो डिपेंड किस पे है, अकाउंट्स पे डिपेंड है। तो ये सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं जो कंपनी के इंटरनल लेवल पे इंटरेस्टेड होती हैं अकाउंट्स को जानने के लिए। समझ में आई? तो ये है इंटरनल पॉइंट्स। तो अब मैं आपको बताऊंगा एक्सटर्नल यूज़र्स के बारे में। एक्सटर्नल यूज़र्स वो यूज़र्स होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, जो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से इंटरनली इन्वॉल्व नहीं होते, बाहरी तौर पर इन्वॉल्व होते हैं। बाहरी तौर पर इन्वॉल्व किस तरह होते हैं, आइए देखिए मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज़ बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। किसी भी कारोबार को जब हम लोग शुरू करते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं,
तो आप ये देखेंगे कि जो बैंक है किसी भी कारोबारी के लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। आज की डेट में क्या, अगर 10 साल पहले या 20 साल पहले की भी आप डेट में देखें तो आप विदाउट बैंक आप कंपनी को चला ही नहीं सकते, स्टार्ट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो बैंक एक तरीके से बिजनेस की रूह की तरह काम कर रहा है, ये समझ लीजिए कि अगर बैंक्स नहीं है तो कोई कंपनी काम ही नहीं कर सकती, लेन देन नहीं कर सकती, पेमेंट्स को वैलिड नहीं माना जाता। उसके पीछे और दूसरे रीजंस हैं, कैश में पेमेंट्स नहीं कर सकती या जो भी हैं वो आगे की चीज़ें हैं। खैर वो मैं अभी यहाँ पे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करूँगा क्योंकि इससे बात मेरी कहीं की कहीं पहुँच जाएगी, तो इसलिए यही फोकस करता हूँ। तो जो बैंक्स हैं, बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्यों इंटरेस्टेड है भाई आप देखिए, जाहिर सी बात है, एक कंपनी स्टार्ट हुई, अल्फा लिमिटेड, मिस्टर मूसा ने कंपनी स्टार्ट की अल्फा लिमिटेड के नाम से। अब किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हमेशा की तरह वही रिपीटेड बातें, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। इन्होंने इसके अंदर ना कैपिटल जो भी पैसा ऐसा लगाया 1 लाख रुपए। अच्छा, अब थोड़ा सा ही बिज़नेस स्टार्ट हुआ था, 2-4 महीने 6 महीने हुए थे, कंपनी को ज़रूरत पड़ गई जी आगे और पैसों की ज़रूरत है, फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम आई, तो उसके लिए फिर एकदम आदमी क्या सोचता है जी, बैंक, लोन, क्या दिमाग में आता है, बैंक। या बैंक के बाद कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो जो जिनको हम NBFC के नाम से जाते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो NBFCs होते हैं, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कंपनी को उस वक्त उस परेशानी की हालत में फाइनेंस करती हैं, लोन प्रोवाइड करती हैं। तो अगर कोई इंसान किसी की मदद करता है, किसी को कुछ पैसे देता है, आप नॉर्मली भी अगर सोचिए, आप किसी इंडिविजुअल से पैसों की या फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेकर जाएंगे और फाइनेंशियल हेल्प मांगते हैं तो वो आपको फाइनेंशियल हेल्प तो कर देता है लेकिन उसके लिए कुछ गारंटी मांगता है या आपकी कुछ ऐसी संपत्तियों को जांचने की कोशिश करता है कि आपके पास ऐसा क्या है कि अगर ये मेरा पैसा आप लौटा नहीं पाए कैश की हालत में तो फिर क्या मॉर्गेज या एनीथिंग जो भी, मतलब वो चेक करेगा आपको कि आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है भी कि अगर आप ये पैसा मेरा लिक्विडिटी में नहीं दे पाए तो मैं आपकी क्या चीज़ ले लूँ। तो बैंक तो इसको बड़े लेवल पे कर रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट तो इसको बहुत बड़े लेवल पे कर रहे हैं। उनका ऑपरेटिंग इनकम ही यही है कि वो लोन्स प्रोवाइड करेंगे और जो है फिर किस बिना पे करेंगे। हाँ, अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स किस बिना पे आपको लोन देंगे, वो आपसे आपकी सबसे पहले बैलेंस शीट को मंगवाएंगे। बैलेंस शीट देखेंगे, आपकी पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को स्टडी करेंगे, उस पर अपना एनालाइज करेंगे, जो भी उनके वहाँ पे इन्वेस्टर्स उस पर रिसर्च करने वाले बैठे होंगे, बैलेंस शीट्स को देखेंगे, हर चीज़ को बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे। फिर उनकी आइडियाज़ वगैरह देख कर के हाँ आपके पास इतनी संपत्तियां हैं, आपके पास एसेट्स इतनी तादाद में मौजूद हैं कि अगर इन केस कंपनी का दिवाला निकल जाता है तो इनको बेच करके बैंक आपसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स आपसे एक एक करके सब कुछ हड़प लेगा। तो यही रीज़न है बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का जो वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स को देखने के लिए इंटरेस्टेड होती हैं, क्योंकि एज ए एक्सटर्नल पार्टी जब हम किसी के पास लोन की हेल्प के लिए जाते हैं कि जी हमें लोन चाहिए, तो वो सबसे पहले आपकी बैलेंस शीट मांगता है। और बैलेंस शीट हम किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को तभी दिखा सकते हैं जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर्ड होंगे अच्छे ढंग से, बैलेंस शीट फाइल्ड हुई होगी, तो हम उसको जाके वो दिखाएंगे और उसकी बेस पे वो सिस्टमेटिक वे में उसको कंपैरेटिव स्टडी करेगा, 2-3 साल पिछली भी बैलेंस शीट्स को कंपेयर करेगा कि कंपनी की ग्रोथ हो रही है या कंपनी नीचे की तरफ तो नहीं जा रही। पिछली बार 10 लाख रुपए इनकम थी, इस बार तो इसकी 5 लाख रुपए रह गई। तो ऐसी सिचुएशंस पे भी वो बचेगा आपको लोन प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि आप तो उगते सूरज नहीं हो, आप तो डूबते सूरज हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स इंटरेस्टेड है किसी भी कंपनी के अकाउंट्स को देखने में। सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। जब हम
इंडिविजुअली अगर इस चीज़ को सोचें कि हम किसी भी कंपनी के बारे में अगर सोचते हैं कि हाँ हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लें या इस कंपनी के शेयर्स ख़रीद लेते हैं, हमारे दिमाग में चलता है ना कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कुछ पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है हमारे पास तो बहुत बेतहाशा सेविंग हो रही है, तो हम सोचते हैं कि दिमाग सोचता है कि हम इसको कहीं इन्वेस्ट कर दें। तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी ऐसा नहीं है कि आप किसी भी राह चलती कंपनी के शेयर खरीद लोगे या कहीं भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे, कहीं भी पैसा लगा दोगे, ऐसा नहीं होता। तो इन्वेस्टर्स क्या हैं, वो भी स्टडी करते हैं इस चीज़ को कि मार्केट की क्या पोजीशन चल रही है, कहाँ मुझे ठीक ढंग से पैसा लगाना चाहिए, कौन सी कंपनी का शेयर ऊपर जाएगा। तो इन सब चीज़ों की स्टडी के लिए भी हमें कंपनी की बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस और फंड फ्लोज, कैश फ्लोज वगैरह, रेशियो एनालिसिस वगैरह सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो इन्वेस्टर्स भी इस चीज़ को स्टडी करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क होता है कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि ऐसे तो कोई भी कंपनी या किसी भी कंपनी का मालिक या ये नहीं बताएगा कि हम जो है अंदर से जो है खोखले हो चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें ही एविडेंस हैं किसी भी कंपनी की हकीकत को आपके सामने लाने के लिए। तो इन्वेस्टर का इसलिए कंपनीज की बैलेंस शीट और अकाउंट्स और फाइनेंशियल पोजीशंस में इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है। इसलिए ये सारी स्टडीज़ इनके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड हैं। इसलिए ये लोग अकाउंट्स में किसी भी बुक्स को, अकाउंटिंग बुक्स को देखने के लिए बहुत ही इंटरेस्टेड रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्लियर है? तो अब मैं थर्ड पॉइंट पे आ जाता हूँ। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रेडिटर्स का। क्रेडिटर्स कौन लोग होते हैं? क्रेडिटर्स हमारे अकाउंटिंग टर्म्स में जब आएगा मैं वैसे डिटेल में समझाऊंगा, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनसे हम माल लेते हैं या सर्विसेज रिसीव करते हैं, जिनको हम पेबल हैं, जिनको हमें अमाउंट देनी है, जो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ देनदारी, ऑब्लिगेशंस। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं ये हमारी जिम्मेदारी हैं। तो जब हम कभी नया बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या हमारा बिज़नेस को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, तो हमें मार्केट में जब हम जाते हैं माल लेने के लिए, तो हमारे पास उस तादाद में फ़ंड्स भी नहीं होते। फ़ंड्स नहीं होते तो हमें लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो उधर बैंक इंटरेस्टेड है हमारे अकाउंट्स को देखने के लिए, वो जब भी हमें लोन देंगे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को देखकर। यहाँ हमारे क्रेडिटर्स बड़े इंटरेस्टेड हैं कि हमारी हकीकत को जाने, तो वो भी हमारी बुक्स देखना चाहते हैं या बैलेंस शीट देखना चाहते हैं। अकाउंट्स से बड़ा उन्हें दिलचस्पी है हमारे। तो वो इसमें क्या देखना चाहते हैं भाई, वो भी यही देखना चाहते हैं कि जब हम शुरू में बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास इतने फंड्स नहीं हैं कि हम लाखों रुपए का माल एक ही बार में कैश पेमेंट करके ले आएंगे। और आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं उनकी बहुत सारी क्रेडिट पे ही काम चल रहे होते हैं, बहुत सारी ओडीज चल रही होती हैं, वो कभी कैश पे काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये साइकिल इस तरह से घूम रही है, क्या करें, पैसा जो है सारा मार्केट का लगा हुआ है, बैंक से ले रखा है, जो मार्केट से पैसा उठा रखा है वो क्रेडिटर्स को पेबल होना है। तो ये क्रेडिटर्स कैसे बिलीव करें कि हम जो है उनका पैसा दे देंगे? तो उन्हें भी हमारी बैलेंस शीट देखनी है, उन्हें भी हमारे स्टेटमेंट्स को जांचना है कि हमारे पास क्या संपत्तियां हैं, कि अगर कल को हम जो है उसने बैड डेट्स हमें करार दे दिया या हम इंसॉल्वेंट हो गए, इंसॉल्वेंट दिवाला उन्हें वो कहते हैं, अगर हम इंसॉल्वेंट हो गए तो हम किस शक्ल में उनके उस लाखों रुपए की उधारी को अदा कर पाएंगे? तो क्रेडिटर्स इंटरेस्टेड हैं हमारे अकाउंट्स को, हमारी पिछली सारी बुक्स को देखने के लिए भी कभी कि वो कंपेयर कर लें कि कंपनी के हालात ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, तभी वो हमें लाखों का माल जो है उधार पे देंगे, अदरवाइज़ नहीं देंगे, मना कर देंगे। भाई जितना कैश है भाई उतना ही पैसा दो, उतना ही माल लेके जाओ, हम बिल्कुल भी जो है पड़ी लकड़ी उठाना नहीं चाहते, साफ मना कर देंगे। जाहिर है अपने ऊपर भी रखे देखें तो ये चीज़ पॉसिबल है, ऐसा ही सोचेंगे हम भी, भाई सामने देखी मक्खी थोड़ी ना कोई खाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट एंड इट्स अथॉरिटीज़ के बारे में। तो गवर्नमेंट और उसकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं अकाउंट्स को जानने के लिए? भाई देखिए, गवर्नमेंट इसलिए देखना चाहती है कि उसको भी पता रहे कि कौन सी कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है। भाई अगर मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी बड़ी कंपनी का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं,
उसकी बैलेंस शीट, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो बैलेंस शीट है वो गवर्नमेंट क्यों देखना चाह रही है, क्योंकि वो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका टर्नओवर किस कदर ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, या जो भी पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करती है, वो भी अपने बजट्स को तैयार करती है, वो भी टैक्स प्लानिंग करती है कि किस तरह से बजट में हमें इन्वेस्टमेंट्स वगैरह में छूटें देनी है नॉर्मल टैक्स पेयर्स को, किस तरह से हमें इस लायबिलिटी इस जो है टैक्स की प्लानिंग करनी है या टैक्स के रेट्स को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या क्या मतलब जो है आगे के उसमें हमें जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, जो प्लानिंग करनी है, या इसके अलावा इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जैसे कि आप कोई भी टैक्स का डिपार्टमेंट ले लीजिए, टैक्स की जो डिपार्टमेंट्स हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम इनकम टैक्स या जीएसटी को ही ले लेते हैं, तो जीएसटी में अगर मान लीजिए कोई केस फंस जाता है या कोई भी हमें असेसमेंट करानी है, तो उसमें भी असेसिंग ऑफिसर ही आपसे कह देगा कि जी भाई अपने अकाउंट्स लेकर आओ, मुझे तो मतलब ये पूरा आपको गो थ्रू होना है कि आपकी बुक्स में कहीं गड़बड़ तो नहीं है। एक एक वाउचर चेक करने को मांग सकता है, सेल्स पूरी फिजिकली चेक करने को कह सकता है, बैंक का रीको देख सकता है कि ये पेमेंट कब हुई थी, मुझे इसकी बैंक स्टेटमेंट ला के दिखाओ, पूरा मतलब बुक्स दिखाओ मुझे। तो किसी भी शक्ल में ये लोग इंटरेस्टेड हो सकते हैं आपकी बुक्स को जानने के लिए कि आपकी क्या पोजीशन चल रही है। अब मैं एक बार अपने इन एक्सटर्नल यूज़र्स को एक बार ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो लोन प्रोवाइड तभी करेंगे जब वो किसी कंपनी की बुक्स को बहुत अच्छे से जांच लेंगे, उन्हें यकीन हो जाएगा कि हाँ ये फ्यूचर में इनका लोन देने के लायक है कंपनी या नहीं। सेकंड है इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स जो है स्टडी करते हैं बुक्स की, ताकि वो फ्यूचर को असर्टेन होता है उसको, मतलब ये कम से कम एक आइडिया लगा सकें कि ये कंपनी फ्यूचर में ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, तो वो उसकी बुक्स और बैलेंस शीट स्टेटमेंट्स को देख कर ही कर पाएंगे। थर्ड है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो मार्केट में बैठे हैं वो हमें उधार माल जब ही देना चाहेंगे जब वो ये देख लेंगे कि इसकी कंपैरिजन लास्ट ईयर जो इसकी जो अकाउंटिंग्स हैं वो सब ठीक चल रही हैं नहीं चल रही हैं, मतलब ग्रोथ हो रही है कंपनी की, टर्नओवर वाइज चेक करेंगे, उनकी रेशियो एनालिसिस भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट्स एसेट्स वगैरह वो देखेंगे। गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूट एंड इट्स अथॉरिटीज़ बुक्स को यूँ देखना चाहेंगे क्योंकि उन्हें और बहुत सारी प्लानिंग्स करनी होती हैं, पूरी इकोनॉमी को देखना होता है कि भाई क्या हमें बजट में भी कुछ अगर ऊपर नीचे करना। बड़ी बड़ी बैलेंस शीट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, छोटे बिजनेसमैन्स की बिल्कुल बात नहीं हो रही। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, जो मेन किसी भी मुल्क की जो बड़ी कंपनियाँ हैं उनको स्टडी करेंगे कि उसके हिसाब से वो बजट में भी ऊपर नीचे अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। या कोई सेल टैक्स या इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का एसटीओ या आईटीओ इंटरेस्टेड हो सकता है असेसमेंट के वक्त किसी भी कंपनी की बुक्स को देखने के लिए, अगर उसे कोई भी शक होता है उसके बारे में। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा ये आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मिस्टर ट्यूटर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा दें। तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।